नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह। चलिए भाई, और बताइए कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, इन द सेंस कि पढ़ा तो रहा हूँ मैं क्लास, मगर बात नहीं हो पा रही थी। तो आज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितने लोग भी आज क्लास देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आज ये चीज़ आप कमेंट करेंगे। जैसे मैं कुछ चीज़ें क्लास आपके लिए लाने के लिए फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ, आपको इनमें से कौन सा क्लास चाहिए। जैसे आपको देखिए, छत्तीसगढ़ की क्लास तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं, और CGGS की क्लास भी बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं। तो मैं कुछ विशेष क्लास के बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहा था कि पहले आज आप लोग, मैं ऑप्शन बाद में दे दूंगा, आज आप लोग बताइए कि अधिकांश बच्चे क्या है, और अधिकांश बच्चे ऐसे कौन से जिनको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। इन द सेंस कहने का मतलब ये कि आप में से बच्चे जो हैं जिनको कहीं से वो क्लास ना मिल पा रही है, ऐसे क्लासेस, कैसे विषय, कैसे सब्जेक्ट का आप नाम बताइए कि हाँ सर हमको इस विषय को आप पढ़ा दीजिए, इस विषय का क्लास हमें यूट्यूब में कहीं नहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के किसी प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो आप पढ़ा दीजिए। तो जिस सब्जेक्ट विषय में आप कमज़ोर हो, और जिस सब्जेक्ट विषय का कोई क्लास ना ले रहा हो, और उस विषय में आपका डर हो, तो उस विषय का नाम आज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि भैया जिस बच्चे का, जितने भी आप लोग बच्चे होंगे, और शेयर कीजिएगा अधिकांश बच्चों को, ताकि सब लिखें, ताकि आपके जो सब्जेक्ट है उसको वोट मिल सके, है ना। तो फिर देखेंगे जो बच्चे, सारे बच्चे, अधिकांश बच्चे, सारे क्या, अधिकांश बच्चे जिस विषय को पढ़ना चाह रहे हैं, हम उस विषय की क्लास ले आएंगे। मगर फिर ये बोलूँगा कि आप ऐसे ही विषयों का नाम लिखिएगा जो कहीं और नहीं पढ़ाया जा रहा है, ऐसे ही विषय का नाम बताइए जो कहीं और तैयारी नहीं कराया जा रहा है ना। छत्तीसगढ़ का जैसे सब कोई प्लेटफॉर्म पढ़ाते हैं, तो वो सब सब्जेक्ट मत बोलिएगा। उसी सब्जेक्ट को 15 बार पढ़ के कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आने वाला है ना। उसको एक बार अच्छे से पढ़िए, और जहाँ से पढ़ रहे वहीं से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सब्जेक्ट बोलिए जो कोई पढ़ा ही नहीं रहा हो, जिसकी आपकी तैयारी है ही नहीं, जिसे अगर 5 नंबर भी आता है तो 5 नंबर भी आपसे बन जाए। ठीक, तो आप लोग कमेंट में आज इस चीज़ का भी मैसेज करके बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हैं। मैथ्स वाला क्लास देखिए, हमारा जब हम चालू किए थे 30 दिन में 30 क्लास वाला रिवीजन वाला, वो तो हमारा समाप्त हो गया है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अब आप जो हैं, आप बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, उसी को हम चालू कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं क्लास की ओर। आज संविधान का वीडियो क्लास में आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। वीडियो नंबर 46 है। इसमें हम पढ़ रहे हैं भाई संविधान का हम भाग 1, 2, 3, 4, 5 खत्म कर चुके हैं। भाग 6 है राज्य सरकार, भाग 6 राज्य सरकार। उसमें हम राज्य सरकार का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। इसका आर्टिकल 152 से 237 है। ये गलत था, पिछले बार 273 लिखे थे, आगे पीछे हो गया था, इसको सुधरवा दिया गया है। तो राज्य सरकार का आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक पूरा राज्य सरकार आता है। क्लियर हो गई बातें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है सर संविधान में 22 भाग है, तो इन 22 भाग, उनके नाम और उनके अनुच्छेद आपके सामने है। ऐसे 3 स्लाइड है, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड। इस तरीके से पूरे 22 भाग तक आपको हर एक भाग, उनके नाम और उससे जुड़े हुए अनुच्छेद याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार कूट में इनसे ही क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आइए ये सब आप पढ़िएगा। मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं हमेशा लास्ट में टाइम बचने पे मैं इन स्लाइड्स को एक बार रिवीजन करवाता हूँ, और रिवीजन ही बस करवाता हूँ। अब याद करने का टेक्निक ट्रिक नहीं बताता हूँ, क्योंकि भैया वो 50 बार बोल दिया मैं। कितना क्लास है, 4200-4300 था, समझिए 30 बार 40 बार बोल चुका हूँ, है ना। आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो राज्य सरकार आ गई तो भाई मुख्यमंत्री साहब कैसे छूट सकते थे। इनसे पहले हमने राज्यपाल साहब को अच्छे से पढ़ लिया था। यस, 153 में है राज्यपाल का पद, पढ़े थे ना। यस, तो सर उसके बाद आते हैं आज हमारे मुख्यमंत्री जी के पद पर, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163, ठीक, जैसे आप जानते हैं सर, राष्ट्रपति का पद 52 में, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में, और आपके राज्यपाल का पद 153 में। तो ऐसे ही आपके मुख्यमंत्री का पद 163 में। हो गया क्लियर। यस, आइए तो ये अनुच्छेद 163, ये 53 था तो राज्यपाल आ रहे थे, अब 63 हुआ तो मुख्यमंत्री जी आ गए। तो ये अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और इसी मंत्रिपरिषद के एक अध्यक्ष होंगे जो कि मुख्यमंत्री कहलाएंगे। इस अनुच्छेद 163 में बोला गया है कि मंत्रिपरिषद के एक अध्यक्ष होंगे जो कि मुख्यमंत्री कहलाएंगे, और जो राज्यपाल, इस मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए किया जाएगा। आइए इसके अंदर हम पढ़ते हैं क्लास में।
अनुच्छेद 163 के 1 में, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये कहना ये चाह रहा है पूरा लाइन कि राज्यपाल को उसकी कुछ विवेकाधीन शक्ति है जो अपने विवेक के आधार पर वो करता है, उन विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर बाकी सारे ही कार्यों के लिए राज्यपाल को सलाह मशवरा सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा राज्य में, और उस मंत्रिपरिषद जो गठन किया जाएगा सभी मंत्रियों का ग्रुप बनाया जाएगा, उसके जो अध्यक्ष होंगे वही आपके मुख्यमंत्री कहलाएंगे। ओके, चलिए पॉइंट 2, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। ये बात ये कहना चाह रहा है कि जैसे ऊपर में लिख दिया भाई राज्यपाल को सलाह देने के लिए सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, और उसमें एक लाइन क्या बोला, उनकी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर। और क्योंकि संविधान में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का ही अच्छे से वर्णन नहीं है, अच्छे से व्याख्या नहीं है, इसलिए कई बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के आपस में टकराव हो जाती है। मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद बोलते हैं भाई ये तो आपका अधिकार क्षेत्र है नहीं, राज्यपाल बोलता है ये मेरा विवेकाधीन शक्ति है, ये मैं कर सकता हूं, और दोनों में आपस में टकराव होती है। तो बोला जा रहा है कि जो चीज स्पष्ट नहीं है कि विवेकाधीन शक्तियां हैं या नहीं, या मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह वाले क्षेत्र में है या नहीं, वैसे किसी मुद्दे में अगर राज्यपाल कोई निर्णय ले ली अपनी विवेकाधीन शक्तियों के आधार पर, तो उसको अपने न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। सुना गई बात, वही चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से, इसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, किसी की कानून या विधि के तहत राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता या उस पर उंगली नहीं उठाया जा सकता। हो गया। और जब राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके कोई निर्णय ले लेते हैं तो वही निर्णय विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा, वही फाइनल माना जाएगा। ठीक, आइए, इसलिए बार बार आप देखते हैं कि दिल्ली में और आपके दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री जी हैं, दिल्ली में अपने राज्यपाल जी हैं, दोनों के बीच में बार बार टकराव होता है, जनरली आप ये देखते हैं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी, अर्थात मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या करने की सलाह दी थी। इस बात को अगर आपको जानना है तो अपने न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी भी तो क्या सलाह दी थी, इस चीज को आप चैलेंज नहीं कर सकते। वही लिखा है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। किस प्रश्न की, कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी थी और दी भी तो क्या सलाह दी थी, इस बात के कोई भी जांच आप प्रश्नगत नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय में। क्योंकि भैया अगर न्यायालय इस राजनीति में अर्थात आपकी कार्यपालिका में प्रवेश करने लग जाएगा, विधायिका में प्रवेश करने लग जाएगा, तो भाई न्यायालय विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों आपस में एक दूसरे में एंटर करने लग जाएंगे, तो तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना। हालांकि टकराव तो होता ही रहता है। नियुक्ति, अब आ जाते हैं नियुक्ति भैया। संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो पूछ ले कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत। हो गया, एकदम शांति से, एकदम चिल मार के, एकदम बस ऐसे लेटर रहिए और ऐसे पढ़ते रहिए, क्या भैया ओयो ऐसे करके पढ़ना है, ठीक है। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। याद रखिए, इसमें राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 164 के तहत ये दो बंदों को ध्यान रखना है। विधानसभा चुनावों में पार्टी की एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब किनको नियुक्त किया जाता है भैया, तो विधानसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें जो भी पार्टी बहुमत प्राप्त करती है, उस बहुमत प्राप्त का जो भी नेता चुना जाता है, उस नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। समझ में आ गई बातें कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने अधिकांश बहुमत प्राप्त किया, तो कांग्रेस ने जब अधिकांश बहुमत प्राप्त किया तो अधिकांश बहुमत प्राप्त करने वाले लोगों ने अपना नेता बना के खड़ा किया, किनको, भूपेश बघेल जी को। इसलिए राज्यपाल जी ने भूपेश बघेल जी को ही छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। क्लियर। आइए, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार है।
लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। इसलिए क्या बोलते हैं, कार्यकारी जो जितने भी कार्यकारी प्रमुख के रूप में बोलते हैं। अगर बोलेंगे कि वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है ना, वास्तविक, अगर शब्द के वास्तविक तो आप लेते हैं मुख्यमंत्री, और कार्यकारी सभी कार्य किसमें निहित है तो बोलते हैं राज्यपाल। तो निहित बोलते हैं तो राज्यपाल में, और वास्तविक शब्द लग जाए तो आ जाते हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सारे कार्य क्रियाकलाप तो भाई मुख्यमंत्री जी करते हैं ना। तो राज्यपाल के पास नाम मात्र का, केवल नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास। और इसी शब्द से बन चुका है क्वेश्चन कि किसी राज्य में वास्तविक कार्यकारी अधिकार किनके हाथों में होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के जज, इस तरीके से दिया होता है। तो आपको याद रहेगा भैया कि वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है, राज्यपाल नाम मात्र के कार्यकारी अधिकार होते हैं। नाम मात्र के मतलब इनके नाम से काम होगा, इनके बस नाम से ही काम होगा, बाकी काम ये नहीं करते हैं। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती है। इसका मतलब कि राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, जिसके बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी हद तक, एक थोड़े से हद तक मुख्यमंत्री की शक्तियों को, मुख्यमंत्री के अधिकार को, उसके प्रभाव को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी भूमिका को कम कर देते हैं। मैं बोला बार बार टकराव होता है आपस में, इसीलिए तू बड़ा कि मैं बड़ा, ऐसा चलते रहता है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बन के आ चुका है। ये प्रधानमंत्री के पद के लिए वैसे ही सेम है, बस यहाँ पे विधानसभा है, वहाँ पे आपका लोकसभा या राज्यसभा होता है ना, यानी संसद से। क्लियर कि भैया अगर आप लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, है ना, मान लीजिए आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल को ये महसूस हुआ कि यार बच्चे बहुत प्यार करते हैं प्रतीक सिंह से, प्रतीक सर बहुत अच्छे हैं दिल के, राज्य के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, इस तरीके से। तो आज राज्यपाल जी मुझे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए, ऐसे ही उठा के, यार भैया प्रतीक आओ, तुम आओ, तुमको हम छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाते हैं। मैं चला गया, मुख्यमंत्री बन गया। बोले तुम मुख्यमंत्री बन के रहो, मगर 6 इसका शर्त यह है कि तुमको 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का सदस्यता ग्रहण करना होगा। इसका मतलब कि तुमको विधायक का चुनाव जीतना होगा, तुमको किसी एक निश्चित क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीतना होगा। और अगर तुम विधायक का चुनाव जीत गए तो तुम जो मुख्यमंत्री मैं बनाया हूं तो मुख्यमंत्री बने रहोगे 5 साल के लिए। और अगर वो चुनाव हार गए तो इस 6 महीने के बाद तुमको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, 6 महीने मुख्यमंत्री रहेंगे, कम है क्या? आप लोग बनाओ यार, वोट करो थोड़ा, है चलो, कम से कम 100-200 लोगों को तो नौकरी दे ही देंगे यार, है आइए। नहीं वैसे 6 महीने में बहुत लोग नौकरी दे सकते हैं, है ना। हर दिन 6 महीने में अगर हर दिन सोचो आप 10 को भी नौकरी देते हैं तो 6 × 18, 10 दाम 100, 300 लोग एक महीने में, तो 6 × 1800 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। बहुत बड़ी बात है, बताओ। चलो तो जल्दी बना दो, वही वोट करो, मेरे को मुख्यमंत्री बना दो। राज्यों के मुख्यमंत्री, अब आइए क्वेश्चन, नियुक्त होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो नियुक्त होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं, वो मनोनीत होते हैं, वो चयनित होते हैं। अब क्या पढ़े पीछे, देखिए शब्द में बस खेल दिया कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको राज्यपाल नियुक्त करते हैं, या वो निर्वाचित होते हैं, उनको चुना ही जाता है मुख्यमंत्री पद के लिए। क्या मुख्यमंत्री पद के लिए कभी आपने बटन दबाया है? नहीं। क्या प्रधानमंत्री पद के लिए कभी आपने बटन दबाया है? नहीं। आप केवल विधायक और सांसद के लिए बटन दबाते हैं मेरे दोस्त, है ना। फिर उनको जो बहुमत प्राप्त दल नेता है, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को वहां पे केंद्र में आपके भैया राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, और राज्य में भी आपके राज्यपाल नियुक्त करते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ए, नियुक्त होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए अलग से कोई चुनाव नहीं होता है। केंद्र में जो स्थान प्रधानमंत्री का है, राज्य में स्थान समझिए मुख्यमंत्री का है। दोनों वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत की जाती है भैया? अभी आप पढ़े हैं 153, 161, 163, 165।
आज ही आप पढ़ें शुरू में ही, आंसर स्पष्ट है कि अनुच्छेद 163 के तहत ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। पढ़े थे ना? यस। ये दिखा भी तो एक झलक आपको, पढ़े कि नहीं आप? राज्यपाल को सहायता पर और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 163। इसके तहत राज्यपाल इससे अपेक्षित की जाती है कि मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक। और भाई मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं किसके तहत? अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। और उसको नियुक्त कौन करते हैं? तो अनुच्छेद 164 के तहत वो राज्यपाल उनको नियुक्त करते हैं। क्लियर? चलिए, हो गया। तो अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। सीएम का कार्यकाल, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल पे हम आ जाते हैं। देख लो क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं? मैं भी चेक कर लेता हूं। दिख रहा है। आइए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्या? मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये बात लोगों को ध्यान रखिएगा। वो एक विधायक के तौर पे 5 साल के लिए भले कार्य में रहेंगे, है ना, विधानसभा में रहेंगे, और उसको मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। देखिए, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री जो एक सांसद के तौर पे 5 साल के लिए नियुक्त है, 5 साल, एक सांसद के तौर पे 5 साल का उनका कार्यकाल है, और प्रधानमंत्री के तौर पे कोई 5 साल उनके लिए लिखित रूप में नहीं है। याद रखेंगे दोनों बात, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों के लिए। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। इसीलिए क्योंकि भाई बहुमत प्राप्त दल का नेता है, जनता ने चुन के भेजा है, तो भाई जनता ने चुन के भेजा तो पूरा दल 5 साल के लिए काम करता है विधानसभा में, इसलिए मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बने रहते हैं अपने पद पे, है ना। इसलिए मगर उनका अलग से कोई जगह मेंशन नहीं है कि 5 साल के कोई मुख्यमंत्री बनता है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। कोई मुख्यमंत्री 5 साल के लिख दिया आप, और जिस पार्टी से वो बने मुख्यमंत्री, अगर वो पार्टी पहले ही भंग हो गई, वो पार्टी पहले ही अपनी बहुमत प्रसिद्ध नहीं कर पाई, माने चयनित होने के बाद कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया और वो अपनी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, तो इससे तो पार्टी तो खत्म हो गई, तो मुख्यमंत्री बने रह जाएंगे 5 साल के लिए कार्यकाल है तो। मगर ऐसा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव आया, उनकी पार्टी ने अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, तो भैया मुख्यमंत्री को भी पद से हट जाएंगे उसी एक वक्त में, उसी क्षण, है ना। इसलिए याद रखिएगा। तो राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है, जैसा आपको बताया मैंने, तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मैंने बोला ना, अगर विश्वास मत खो दिए, अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, विश्वास मत क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव, अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। मान लीजिए कि मैं अभी कांग्रेस पार्टी का हूँ, है ना, मान लीजिए हमारे विधानसभा के लेते हैं और भाई बहुत बहुमत से जीता है कांग्रेस हमारे राज्य में, और मान लीजिए बीजेपी का आदमी उसने बोल दिया कि भाई मुझे लग रहा है कि इन लोग आपस में, इन लोगों के बीच पटता नहीं है, बनता नहीं है, पार्टी टूट गई है, इनके पास मत नहीं, बहुमत नहीं है, फिर उसने लेके आ गया वो क्या? अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए वो। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब है कि अगर मैं कांग्रेस वाला हूँ, बीजेपी ने लेके आया है अविश्वास प्रस्ताव, तो मुझे अपने उस विधानसभा सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा कि देखिए अभी भी हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, और फिर सबको वोटिंग होता है, सब वोटिंग करेंगे, तो जब वोटिंग हुआ तो अभी मेरे पास सबसे ज्यादा विधायक निकल गए, जितने सदन में उससे सबसे ज्यादा विधायक मेरे पास निकल गए, तो मैं फिर से वैसे ही बने रहूंगा, मुख्यमंत्री बने रहूंगा। मगर अगर मेरे अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, मेरे विधायक छोड़ कर किसी और पार्टी में चले गए, या बहुमत में भाग नहीं लिए, या त्यागपत्र दे दिए अपना, तो मेरी पार्टी गिर जाएगी और मुझे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। अगर मैं त्यागपत्र नहीं देता हूँ, नहीं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, तो राज्यपाल मुझे बर्खास्त कर देंगे। शक्तियां एवं कार्य, आइए देखते हैं भैया मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। मंत्रिपरिषद के संबंध में राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। कहने का मतलब, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसको तो मुख्यमंत्री बना दिया, किन्होंने? राज्यपाल ने।
मगर अब अन्य मंत्री, भाई कोई कोयला मंत्री, कोई खाद्य मंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई ये मंत्री, कोई वो मंत्री बनेगा, कोई युवा एवं बाल विकास मंत्री, कोई महिला मंत्री, है ना, हाँ, कोई SC ST मंत्री, सब बहुत सारे मंत्री बनेंगे, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जो भी मंत्री बनते हैं। तो जो अन्य सारे मंत्रियां बनेंगे मुख्यमंत्री के अलावा, जो अन्य सारे मंत्री बनेंगे, जो अलग अलग विभाग को, अलग अलग मंत्रालयों को देखेंगे, उन सारे मंत्रियों में किसका नाम देना है, सब राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं। अर्थात ये नहीं कि राज्यपाल जिसको मन उसको बना देंगे मंत्री, नहीं, मुख्यमंत्री जी जिसको बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बना दिए हैं, उस मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं कि अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है, जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं, और फिर जो मुख्यमंत्री हैं वो अन्य सभी मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करेंगे और उसमें फेरबदल करेंगे। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। क्या? वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इसका कहने का मतलब कि भाई बहुमत प्राप्त हुआ, कांग्रेस में भाई सीएम बन के आ गए हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी। अब अगर वो पार्टी तो बहुमत प्राप्त दल के नेता है, मगर अगर वो इस्तीफा देते अपने मुख्यमंत्री के पद से, तो पूरी उनकी पार्टी गिर जाएगी, मैंने उनकी पूरी पार्टी भंग, क्योंकि भाई उस बहुमत प्राप्त दल के वो नेता थे ना। तो अगर कोई लीडर ही अपना इस्तीफा दे दिया तो पूरा पार्टी का अस्तित्व खत्म। इसलिए याद रखिए, अगर पूरी पार्टी का बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री का पद खत्म, और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो पूरी पार्टी का बहुमत खत्म, तो फिर से चुनाव होगा। क्लियर? तो दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। तो अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। राज्यपाल के देखिए, मंत्रिपरिषद के संबंध में तो आप काम समझ गए। अब राज्यपाल के संबंध में देखिए, संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, कभी भी बहुत बेस्ट लाइन इसको उठा के दे सकता है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी के रूप में कौन काम करता है, तो मुख्यमंत्री। पहली बात तो ये। दूसरा, ये किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 167 में, 167 में। भविष्य में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलने वाले हैं, है ना, कि मुख्यमंत्री राज्यपाल मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, ज्वाइंट लिंक के रूप में काम करते हैं, कनेक्टेड लिंक के रूप में कार्य करते हैं। इस संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 167 में। क्लियर हो गई बातें? मैं बोला जहां से क्वेश्चन आएगा टोकूंगा आपको, 2 बार 3 बार उसको रिपीट करूंगा मुंह से, ताकि आपके ध्यान में बैठे वो चीज। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, कि भाई राज्य के वकील है, समझिए, है ना, राज्य सरकार के वकील हैं महाधिवक्ता, और आपके केंद्र में होते हैं केंद्र सरकार के वकील महान्यायवादी। ठीक, ये एडवोकेट जनरल होते हैं, आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं केंद्र वाले, ये एडवोकेट जनरल स्टेट वाले। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। इसलिए आप देखते हैं, इसी एक लाइन का फायदा देखिए, इस लाइन से आपको समझ में आएगा अगर आप कभी गौर किए होंगे तो, कि जब भी चुनाव होता है और कोई दूसरी पार्टी जीत के आती है तो आप उसके बाद क्या देखते हैं कि बहुत सारे कलेक्टर लोगों का तबादला हो रहा है, बहुत सारे SP DSP का तबादला हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, बहुत सारे विभाग के मंत्री, अधिकारी, CEO, सब अध्यक्ष होते, सब चेंज किए जा रहे हैं। क्यों? इसी के तहत, क्योंकि यह सब राज्यपाल के नाम से कार्य करते हैं। हर एक अधिकारी, हर एक कर्मचारी राज्यपाल के नाम से पद धारण कर रहा है। मगर राज्यपाल किसको किस कुर्सी पे बैठाएगा, ये सलाह चयनित होने के बाद मुख्यमंत्री देते हैं उनको। इसलिए लिखा है कि मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता कौन बने, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा, राज्य चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा, इन सभी के अध्यक्ष और इन सभी के सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसलिए जब भी कोई पार्टी जीत के आती है तो अपने अपने टाइप के आदमी जो अपने अपने पार्टी के सपोर्टर थे उनको उस पद पे बैठाती है, हालांकि क्वालिफाइड लोगों को बैठाती है, यानी कि आपको मेरे को उठा के बैठा देगी, है ना। राज्य विधानमंडल के संबंध में, अब राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री का कार्य देख लीजिए।
सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है। अर्थात राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री का कार्य क्या है, तो मुख्यमंत्री काम यह है कि जितनी भी नीतियां बन रही हैं उन सभी नीतियों की घोषणा उनके द्वारा सदन के पटल पर की जाएगी। जो भी नीति वो लेकर के आ रहे हैं, जो भी नीति उनको चलाना है, उन सब की घोषणा वो विधानसभा के पटल पे करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है विधानमंडल के प्रति। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं। हो गया, तो अभी राज्यपाल को विधानसभा भंग करना है, इसकी सिफारिश भी मुख्यमंत्री ही करते हैं। अन्य कार्य, कुछ अन्य कार्य हम देख लेते हैं, आइए। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं। अर्थात जो राज्य योजना बोर्ड है उसके अध्यक्ष, जो भी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे ऑटोमेटिक ही वो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अर्थात वो जिस भी क्षेत्रीय परिषद के एरिया में आते हैं, हमारे सेंट्रल क्षेत्रीय परिषद, आपका साउदर्न दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, जिस भी क्षेत्रीय परिषद में आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ही जो मुख्यमंत्री बनता है वो क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्त हो जाता है। क्लियर? तो देखिए, वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके गृह मंत्री होते हैं, इसलिए उपाध्यक्ष का पद बस यहाँ पे बार बार आपके एक आदमी को मिलता है, तो 1 साल के लिए मिलता है, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को ट्रांसफर होता रहता है। वह अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होते हैं। तो याद रखेंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे वो अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग के सदस्य ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो अंतर राज्य परिषद हो चाहे नीति आयोग है, इन दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और जितने मुख्यमंत्री हैं इन दोनों के सदस्य हो जाते हैं। वो राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। जो भी राज्य में सरकार है, जो बहुमत प्राप्त दल के नेता, तो वही मेन सरकार है, उनका ही है। तो जो भी प्रवक्ता है अपने सरकार के प्रवक्ता वही है, हर चीज को उनको ही मीडिया के पटल पे आके बोलना है। इसलिए आप देखते हैं कि मीडिया पटल पे आके बोलते हैं सब लोग। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होते हैं। जब आपातकाल आ जाए, कोई जान कुछ संकट आ जाए, उस दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होते हैं। मुख्य प्रबंधक मतलब मुख्य रूप से सब मैनेज करने वाले होते हैं, मुख्य मैनेजर होते हैं, मुख्य मैनेजमेंट करने वाले होते हैं। जब आपातकाल के दौरान मतलब सब उनकी ही जिम्मेदारी की आपातकाल की स्थितियों में सभी चीजों को संभालें। इसलिए जब आपको उड़ीसा में आती है सुनामी, तो नवीन पटनायक जी की जिम्मेदारी वहाँ पे सभी सुनामी से बचाने के लिए सवाल अलर्ट जारी करें, जो जिनको नुकसान हो उनको वही भरपाई करें। चलिए, राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करते हैं। जैसे कि अभी माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे हैं मुख्यमंत्री, वो अभी आपको पता ही हर अलग अलग जिला में जा करके वहाँ लोगों से जनसभा में एकत्र हो रहे थे, लोगों से उनकी समस्या पूछ रहे थे, उसका तुरंत वहीं पे निराकरण भी कर रहे थे जो पॉसिबल था। बस वही बोलना चाह रहे हैं। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। अर्थात जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज, उन सभी के राजनीतिक प्रमुख, याद रखिए यहाँ राजनीतिक सब बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से चयनित है, इसलिए जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं सभी के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। कौन? मुख्यमंत्री जी, है ना। जैसे आपके एक जिले की सभी सेवाओं के प्रमुख मान लीजिए कलेक्टर साहब हो गए, और जो मुख्यमंत्री है वो किसी भी सर्विस के प्रमुख है, राजनीतिक प्रमुख, है ना, याद रखेंगे। आइए, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है भैया राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष? तो वास्तविक शब्द बस आ गया, अगर वास्तविक अध्यक्ष आ गया तो मुख्यमंत्री के अलावा कोई और नहीं हो सकता, इसलिए बी मुख्यमंत्री। वास्तविक शासन जो लिखा है, राज्य के शासन लिखे, चाहे राज्य के कार्यकारी अधिकार बोले, चाहे राज्य के कार्यकारी शासन बोले, सबके वास्तविक शब्द आएगा तो वो अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री ही, और केंद्र में प्रधानमंत्री ही। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 164, 163, 167, 166। 163 में भैया पढ़े हैं, है ना, नियुक्ति वाला। बताइए किसमें है? आपको अलग से जोड़ भी दिया था
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य होंगे, तो उनका कार्य भैया उससे जोड़ के हम बताए थे, मंत्रिपरिषद से जोड़ के, मंत्रिपरिषद के प्रति उनका कार्य, राज्यपाल के प्रति उनका कार्य, विधानसभा के प्रति उनका कार्य, अनुच्छेद 167 में याद करवाया था अभी 167। यस, देखिए 167 के तहत मुख्यमंत्री के कार्य। क्लियर? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित अनुच्छेद 167 के तहत किया जाता है। राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल के बारे में थोड़ा जानते हैं। आइए, राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। जो भी आपका राज्य विधानमंडल होगा उसके 3 अंग होंगे। पहले है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है विधान परिषद। कहीं कहीं ये तीसरा अंग उपस्थित नहीं होता है। तो विधानमंडल अगर शब्द आता है, विधानमंडल अगर शब्द बोला तो कि विधानमंडल बोला, इसका मतलब वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों की बात कर रहा है। जैसे आप संसद के बारे में जानते हैं कि अगर आप बोले संसद, इसका मतलब होता है भाई आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। वैसे अगर आप बोल दी संसद जगह, ये तो केंद्र का बात हो गया। हाँ, केंद्र में बात हो गया। वैसे अगर आप राज्य में बोले, और राज्य में क्या बोलेंगे, राज्य में आप बोलते हैं विधानमंडल। तो मंडल शब्द का मतलब है इसमें आपके विधानसभा, विधान परिषद प्लस आपके राज्यपाल, तीनों को मिलकर बोल रहे हैं राज्यपाल। तो इन तीनों से मिलकर बनता है विधानमंडल, इन तीनों से मिलकर बनता है संसद। याद रखेंगे ये बात को, ठीक। जैसे आपका निचला सदन लोकसभा है, यहाँ विधानसभा है। जैसे ऊपरी सदन राज्यसभा, यहाँ विधान परिषद है। जैसे ऊपर में राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? याद कि इससे ही क्वेश्चन बन जाता है ना। शब्दों का बसेर बदला है, विधानमंडल, विधानसभा, सभा हटा के मंडल जोड़ा तो काम पूरा बदल जाएगा। क्लियर? चलिए, परिषद हो गया। तो राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर केवल 2 अंग होते हैं। ये आपको बता ही चुका हूं क्योंकि सभी के पास विधान परिषद नहीं है। नोट कर लीजिए, 6 राज्यों में विधान परिषद है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ऐसे में आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। आइए, ताकि आपको ध्यान रहे हमेशा। ऐसे बनाते हैं। चलिए, तो 6 राज्य बोला तो कैसे तो याद रहने वाला है नहीं। तो बस यहाँ याद रखिए आप, यहाँ पे है आपका यूपी, यहाँ पे है बिहार, पर 2 हो गए। बाकी सब आप बनाइए, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका भैया कर्नाटक, यहाँ पे भैया आपका तेलंगाना, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आपका उत्तर प्रदेश। तो ये चारों एक साथ एक लाइन में, और ये दोनों एक साथ एक लाइन, तो 4 और 2 6। इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। ऊपर 2 यूपी बिहार, नीचे आपके महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटक, उसके बाद आपको तेलंगाना, उसके बगल में आंध्र प्रदेश। तो आप भारत का नक्शा जानते होंगे ना, ऐसे ही तो है। तो देखिए ये मुस्कुरा रहा है, 2 आंख, दोनों आंखों से देख करके मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, दांत दिखा रहा है, हा। आपको याद रहेगा वो। चलिए, क्योंकि इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। कई बार ये संख्या भी पूछ लेता है, कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो केवल 6 राज्यों में है। और कई बार ये नाम पूछ लेता है, याद रखेंगे। विधानसभा इज इक्वल टू लोकसभा, आपको उसको पहले ही बता चुका हूं। तो विधानसभा लोकसभा जैसी होती है। विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से 500 तक होती है, अर्थात कोई भी विधानसभा में मिनिमम 60 सदस्य होने चाहिए, अधिकतम 500 सदस्य माने 500 सीट हो सकती है। कुछ अपवाद है उसको छोड़ करके, बाकी ये जनरल नियम है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा बन रहा है तो मिनिमम वहां पे 60 सीट विधायकों के लिए होनी चाहिए, अधिकतम तो 500 सीट तक विधायक हो सकते हैं, है ना।
मगर कुछ अपवाद है इसके, जैसे कि गोवा मिनिमम आप बोले सर यहाँ 60 होना चाहिए, मतलब गोवा में केवल 40 सीट ही हैं। अरुणाचल प्रदेश वहाँ 60 सीट ही हैं, सिक्किम वहाँ पे 32 सीट ही है, नागालैंड वहाँ 46 सीट ही है। तो कुछ राज्य हैं जो अपवाद के रूप में है, वह गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड, क्योंकि भैया जनसंख्या ही बहुत कम है। जब जनसंख्या ही बहुत कम है तो भैया वहाँ पे सीट भी तो बहुत कम निकलेगा विधायकों का। जो जितना छोटा राज्य, सब देखिए छोटे छोटे, एकदम नक्शे में छोटे छोटे होंगे। गोवा छोटा सा है, सिक्किम एकदम छोटा सा है ना, नागालैंड एकदम भैया छोटा सा है, और दुर्गम स्थिति है इसलिए ज्यादा जनसंख्या नहीं है। अरुणाचल प्रदेश दुर्गम स्थिति में है और पहाड़ पहाड़ी है इसलिए ज्यादा जनसंख्या है नहीं, इसलिए इन स्थानों पे आपका क्या है, कम कम सीट है। क्लियर हो गई बात है? आपको ये नंबर से याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन आपको ये रेंज याद होना चाहिए और याद रखना कि भाई कोई एकदम पत्थर की लकीर नहीं है, इसके अपवाद भी हैं, जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। देखिए गोवा इधर आप मुख्य भूमि का गोवा छोड़ के बाकी तीनों आपके पूर्वोत्तर भारत तरफ के हिस्से हैं, है ना। हो गया क्लियर? आइए, एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है जब अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात जितने प्रतिनिधि चाहिए, जब उतने प्रतिनिधि ना मिले तो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन का नियुक्ति कर देते हैं प्रतिनिधि के तौर पे, कि भाई चलो एक एंग्लो इंडियन को हम रख देते हैं। क्यों? अर्थात अगर चयनित होकर के ही निर्वाचन, कोई व्यक्ति चयनित होकर के ही कोई एंग्लो इंडियन व्यक्ति विधायक बन के ही आ गया, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थात एंग्लो इंडियन कौन होते? भले एंग्लो बने भैया अंग्रेज, इंडियन बने भारतीय। अर्थात अंग्रेज के जो भी स्त्री या पुरुष जो भी यहाँ पे आए और यहाँ के पुरुष या स्त्री से विवाह किए, फिर यहाँ अपने संतान की उत्पत्ति किए, तो ऐसे कोई भी बच्चे, कोई भी ऐसा बालक बालिका जिसकी भाई माता अंग्रेज हो, पिता इंडियन, या पिता अंग्रेज हो, माता इंडियन, उनसे उत्पन्न जो बच्चे हुए वो बच्चे आपके एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। और वैसे भी तो बहुत सारी जनसंख्याएं होगी, अंग्रेज जितने साल तक रहे तो भाई यहाँ विवाह संबंध तो स्थापित किए ही होंगे। तो उन बच्चों के आवाज को उठाने के लिए, उस समाज की आवाज को उठाने के लिए तो कोई प्रतिनिधि चाहिए ना। तो अगर चुनाव में ही कोई एंग्लो इंडियन खड़ा होता है और जीत के आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई अलग से नियुक्त नहीं किया जाएगा। मगर अगर उन लोगों में से कोई भी चयनित होकर नहीं आया, कोई चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ, इतनी कम जनसंख्या है, उनको कौन वोट देगा? मान लीजिए ऐसा होता है तो कोई जीत के ही नहीं आया, तो एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, ताकि उस वर्ग के, एंग्लो इंडियन वाले जितने भी वर्ग हैं उनकी आवाज को जो मुख्य मंडल तक रख सके, उसके लिए एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। क्लियर हो गई बात? वही बात यहाँ पे बोला है कि एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है जब अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है। ठीक, चलिए विधानसभा खत्म, अब विधान परिषद पे आ जाते हैं। हालांकि अपने छत्तीसगढ़ तो है नहीं विधान परिषद। इसकी सदस्य संख्या 40 से विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 हो सकती है, अर्थात इसकी मिनिमम संख्या 40 हो सकती है। विधान परिषद की ना वहां 60 से लेकर 500 तक था, यहाँ पे 40 हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है? मैक्सिमम हो सकती है जो भी जिस राज्य की विधानसभा है उस राज्य की विधानसभा की जितनी भी सीट संख्या है, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए 90 सीट है, तो 90 का 1/3 मतलब 30 सीट, ठीक है ऐसा। तो इसकी सदस्य संख्या 40 से विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 हो सकती है। विधान परिषद का गठन राज्यों पर निर्भर करता है। राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजती है। अब बोल रहा विधान परिषद का गठन कैसे होता है ये बता रहा है। विधान परिषद बनाना है आपको, विधान परिषद मिनिमम 40 सीट होगा, 40 सीट होगा, या फिर जितना विधानसभा सीट है उसका 1/3 सीट होगा, है ना। मान लीजिए मेरे आपके 300 सीट है, विधानसभा में 300 विधायकों का सीट है, तो उसका 1/3 कितना होगा? 100 सीट। तो विधान परिषद में अगर विधानसभा में 300 सीट है तो उसका 1/3 माने विधान परिषद में 100 सीट होने चाहिए। तो 40 और 100 में 100 होने चाहिए, तो 100 सीट बनेगा। मतलब 40 को क्राइटेरिया 40 तो रखना ही पड़ेगा, भले आपको उससे वैल्यू कम भी आ रहा है। विधानसभा मान लीजिए 36 हम लिए, 90 गुणे 1/3 किए, 90 का 1/3 हम किए तो 30 आ गया, और 30 जो है 40 से छोटा है, तब भी वह 40 से आपको रखना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विधान परिषद का गठन कैसे होता है। तो विधान परिषद का गठन राज्यों पर निर्भर करता है कि जिस राज्य को विधान परिषद चाहिए वो खुद उसके लिए एक्टिवेट होगी, उसका वो आगे सिफारिश भेजेगी केंद्र की ओर। तो राज्यों पर निर्भर करता है कि किस राज्य को विधान परिषद चाहिए। तो ये देखते हैं, विधान परिषद का गठन राज्यों पर निर्भर करता है। राज्य विधानसभा 2/3, क्योंकि राज्य में विधानसभा तो है ही है, तो राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, तो 2/3 बहुमत मतलब विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को, विधानसभा बनाने के प्रस्ताव को पारित करके
केंद्र के संसद में भेजती है। राज्य की विधानसभा में पारित करवा के होती है, इसे केंद्र की संसद में भेजती है जब संसद के दोनों अंगों के द्वारा, मान लोकसभा राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत से, वहां साधारण बहुमत चाहिए। आपके राज्य में विधानसभा में विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत, मगर आपके केंद्र के लोकसभा राज्यसभा जब जाएगा तो वहां पे उसको साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है एवं राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। राष्ट्रपति में साइन सील देगा, अधिसूचना जारी कर देंगे कि ठीक है जाइए बना लीजिए। तो याद रखेंगे इस तरीके से विधान परिषद का गठन होता है। जैसे आंध्र प्रदेश 1957 में बनाई गई थी, जिसे 1985 में समाप्त कर दिया गया था, पुनः 2005 में स्थापित किया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 में मध्य प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना की गई, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए मध्य प्रदेश में नहीं बनी है। क्लियर हो गई बात है, इसलिए मध्य प्रदेश में आपकी विधान परिषद नहीं बनी। ये आप पढ़े ना पीछे कि भाई केवल 6 जगहों पे विधान परिषद, मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी नहीं की, इसलिए, है ना। आइए, राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? तो राज्य के जो विधानमंडल है उसके अंग कौन कौन से? विधानमंडल बोला, मंडल। तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, उपरोक्त सभी। आंसर क्लियर। तो भैया चलिए आज का क्लास आपको यही समाप्त होता है। देख लेते हैं, टाइम बचा हो तो टेबल पढ़ा देंगे, अन्यथा हम भी ले लेंगे टाटा बाय बाय, है ना। चलिए टाइम बचा थोड़ा सा तो टेबल आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा ही देते हैं। आइए जब कोई वो थोड़ा अलग तरीके से रिवाइज करवाते हैं हम लोग, है ना। आइए, बहुत दिन हो गए रिवीजन उस तरीके से नहीं करवाए हैं। सर संविधान में टोटल 22 भाग हैं, तो लिख लीजिए भैया, आप लिख लीजिए यहाँ पे भाग 1। भाग 1 बताइए कि भारत में सबसे पहले, भारत को भी किसी, पृथ्वी में ही भारत है, पृथ्वी के किसी निश्चित छोटे से हिस्से, टुकड़े को, किसी निश्चित टुकड़े को तो आप भारत बोल रहे हैं ना। कोई भी निश्चित टुकड़ा भाई अपने आप में एक निश्चित क्षेत्र है, इसलिए भैया सबसे पहला भाग होता है संघ राज्य और उसका क्षेत्र। तो आपको यहाँ पे हिंट में केवल क्षेत्र ध्यान रखना है, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र। तो हिंट में आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, उसके क्षेत्र की भाग 1 में क्षेत्र पहले आएगा, क्योंकि उसी क्षेत्र में ही तो भाई हर चीज होगा। ठीक है, और कोई भी क्षेत्र भाई 4 दिशाओं में टूटा हुआ होता है तो इसलिए इसका अनुच्छेद भी आ जाता है, अनुच्छेद 1 से 4। क्योंकि कोई भी क्षेत्र 4 दिशाओं में बटा होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चलिए भाग 2 ले लेते हैं। भाग 2, अरे भैया कोई भी क्षेत्र, देखिए याद करवा रहा हूं, ऐसे याद है ना, कॉमन सेंस से। भाग 2 में क्या है, तो भाग बताइए किसी क्षेत्र पे कोई ना कोई जनता निवास करेगी कि नहीं करेगी। हाँ, हर क्षेत्र में कोई ना कोई जनता निवास करती है, तो ये भारत के क्षेत्र पे कोई जनता निवास करेगी। तो जो भारत के क्षेत्र पे जनता निवास करती है, भारत के क्षेत्र में जो जनता निवास करती है वो भारत की नागरिक कहलाती है कि नहीं कहलाती। तो भाई भाग 2 नागरिकता होगा, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आप वहां के नागरिक बोलेंगे, इसलिए नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता आता है। सब इस तरीके से ही रखा गया, ऐसा नहीं कि भाग 1 में कुछ भी डाल दिया, भाग 2 में सब इसी समझ के साथ रखा गया है। आपको समझ दे रहा हूँ कि संविधान बनाने वालों ने किस समझ से इसको इस सीक्वेंस में रखा है, ताकि आपको भी रटना ना पड़े, आप खुद संविधान बना रहे हैं, आपका सब महसूस हो। अब भैया सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 1 से 4 हो गया है। अब अनुच्छेद क्या होगा, 4 का क्या था सर, 4 का आता है 5, 4 का क्या आता है 5, देखिए याद की 4 का आता है 5, और इस 1 को लिखिए इधर, 4 का आ गया 5, इस 1 को लिखिए इधर और इसको डबल कर दीजिए, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। कितना सिंपल है, अनुच्छेद भी याद हो जाता है। ये सब पढ़ा चुका हूँ सेम इसी पैटर्न में आपको पहले भी मैं, ताकि आपको हर एक भाग उसका नाम, उसका अनुच्छेद याद रहे, और आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो दीजिए, एग्जाम में आने के बाद छोड़ के नहीं आना है। फिर आते हैं भाग 3 पे। अब भाग 3 में क्या रखेंगे बताइए। अरे भैया जिस किसी क्षेत्र पे अगर वहाँ कोई नागरिक निवास करता है तो नागरिक यही बोलेगा ना कि यार मैं इस क्षेत्र में निवास करता हूँ, तो यहाँ में इस क्षेत्र पे मेरा अधिकार है। हाँ, इस क्षेत्र में आप निवास करते हैं तो आपका भी कुछ अधिकार है इस क्षेत्र पे, क्योंकि आप भी तो यहाँ पे भाई अनाज उगा रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, धाम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो आपकी तो सब अधिकार है, क्योंकि आप ही इस भूमि को, इस क्षेत्र को पाल पोस रहे हैं, पोषित कर रहे हैं। तो भाई सीधी बात है, अगला चीज क्या आ जाएगा, अधिकार। इसलिए भाग 3 में आ जाता है मूलभूत अधिकार।
मूलभूत अधिकार। क्लियर हो गया। अब फिर अनुच्छेद याद रखना दिक्कत है क्या? एकदम दिक्कत नहीं है अनुच्छेद याद रखना। 11 को क्या आता है? 11 को सर 12 आता है। 11 को सर 12 तक नहीं आता, 12 आता है, 12 आता है। तो 12 से क्या करेंगे आप? कैसे सॉल्व? उसके बाद कहाँ से याद रहेगा? अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। 11 को 12 आता है ना, जैसे अभी 4 का आगे था 5, एक को इधर के डबल लिख दिए थे। 11 को 12 आता है, 5 को लिख दीजिए, 5 को 5 को ऐसे लिख दीजिए और कुछ मत कीजिए। 1 और 2 कितना होता है? 3 लीजिए, 1 और 2 3, ये 5 इधर, 1 और 2 3, तो 12 से लेकर 35 तक। तो 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसी में आता है मूलभूत अधिकार के अंतर्गत। हो गया। ये भाग 4 करते हैं। हर एक चीज आपको याद करवा दूंगा यहीं पे फिंगर पे, भूलोगे नहीं जीवन में। बस एक बार ऐसी प्रैक्टिस कर लेना जैसे मैं बोल रहा हूँ, फिर भूलना कभी नहीं होगा तुमसे। भाग 4 पे आ गए। सर भाग 4 क्या होगा? अरे हमको अधिकार तो मिल गया, मगर हम सब लोग लड़ने लग गए यार कि मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, तो अपने काम पे जा। रोड कौन बनवाएगा, सड़क कौन बनाएगा, पानी कौन बनाएगा, बिजली कौन बनाएगा? तो हम लोग नहीं, ऐसे में तो गड़बड़ है काम। तो हम लोग एक राज्य में एक सरकार का निर्माण करते हैं जो सब काम संभाले। हम लोग अपनी ड्यूटी काम धंधा करेंगे, मगर वो पूरा रोड बनाना, पानी बनाना, बिजली बनाना, हर एक काम संभालेगा। वो काम कैसे करेगा? तो हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से वो ये सब चीज काम करते रहेगा, मगर हमारे स्थान पे वो सब काम करेगा। उसको हम चुन के किसी आदमी को बैठा देंगे उस पद पे सब काम करने के लिए। तो ठीक है, तुम राज्य का काम तो कर दिए, मगर वो जब कोई नीति बनाएगा वो काम करने के लिए, गरीबों को रोजगार देने के लिए, गरीबों को भोजन देने के लिए, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, किसी भी चीज के लिए जब कोई नीति बनाएगा तो अपना मनमानी कर दिए तो तब तो दिक्कत है। वो अपने मन से चलाने लग गया तब तो दिक्कत है सरकार को। इसीलिए हम कोई काम करते हैं, हम उसको कुछ निर्देशक तत्व देते हैं, कोई गाइडलाइंस वाले तत्व देते हैं, कुछ गाइडलाइंस वाले सिद्धांत देते हैं कि देखो ये बिंदु है, इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख के उनको काम करना है। हाँ, तो इसलिए राज्य के लिए यानी कि सरकार, जो सरकार आप बनाएंगे चयनित करके, उस राज्य के लिए, सरकार को ही राज्य बोलते हैं, तो राज्य के नीति, जब राज्य सरकार यानी कि कोई भी सरकार जब भी नीति बनाए तो नीति बनाते समय उसको कुछ निर्देशक देने वाले, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, इसको आप डीपीएस भी बोलते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के भाई कुछ निर्देशक तुमको निर्देश देने वाले कुछ सिद्धांत दे रहे हैं, कुछ तत्व हम दे रहे हैं। इन तत्वों को ध्यान में रख के तुम अपनी राज्य सरकार अपनी नीति बनाए। फिर ले लेते हैं अनुच्छेद, कितना आसान है। 35 क्या सर आता है? 36 आ गया भैया। अब सर कैसे करें? 35 36 आ गया, 5 को लिखो इधर। देखिए इसका 5 लिखे इधर, सबसे लास्ट वाला लिखे इधर, इसका सबसे पहला लिखे इधर। 3651 अनुच्छेद 3651 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 से आ गया था 4A 4 का भाग 4 से बना 4 का। जब 4 से 4 का बना तो क्या है इसके नीचे बाद में लिखूंगा मैं, पहले अनुच्छेद इसका लिख देता हूँ सीधा सीधा। जब 4 ऊपर वाले 4 से बना 4 का तो ऊपर वाले 51 से बनेगा 51 का, तो अनुच्छेद 51 का। क्यों 51 से बने 51 का, 4 से बना 4 का, इसलिए 51 से बने 51 का। मगर यहाँ आता आएगा क्या? अरे भैया हमने सरकार का चयनित किया, वो अपने नीति के द्वारा सब काम करेगा, उसके लिए उसको निर्देशक सिद्धांत भी हम दे दिए, मगर कुछ जिम्मेदारी हमारी भी तो है ना कि हम अपने राष्ट्रध्वज की इज्जत करें, सम्मान करिए। सरकार कैसे करवा सकती है हमसे जबरदस्ती मारपीट के? अपने देश को एकता अखंडता हम बांधे रखे, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे, एकजुट रहे, आपस में बटे ना, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म जाति वंशलिंग के आधार पर हम बटे ना। सब हमारी जिम्मेदारी, हम जनता की ही तो जिम्मेदारी है। इसलिए कुछ हमारे भी तो कर्तव्य है ना अपने खुद की धरती के प्रति, अपने देश के प्रति। हाँ, तो जब आपके कुछ कर्तव्य है तो उसी को लिखिए ना भैया। यहाँ सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया तो आप अपना कर्तव्य निभाइए, मूल कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये फंडामेंटल राइट्स था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज 4 का। तो भाग 4 का मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का। भाग 5 में आ जाते हैं। भाग 5 में अकेले नहीं लिखूंगा, भाग 5 को मैं भाग 6 के साथ लिखूंगा। भाग 7 को तो छोड़ दूंगा, ऐसे उसका बर्थडे है तो इसको ऐसे टाइम पास ले लिख रहा हूँ, मगर इसको साथ में भाग 8 भी लिखूंगा, भाग 8 भी लिखूंगा, भाग 9 भी लिखूंगा इसी के साथ साथ में। और सिर्फ 9 ही क्यों, फिर 9 के साथ मैं 9 का भी लिखूंगा। फिर भाग 10 भी लिखता मगर जगह नहीं है अभी।
ऐसा क्यों लिखते सर आप? मैं बता रहा हूँ आपको, बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई आपको क्यों लिखूंगा ऐसा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बताइए भैया। अब हम लोग राज्य जी के क्षेत्र था, वहां पे नागरिक लोग रहते हैं, उसको अधिकार मिल गया, उन्होंने सरकार का गठन कर दिया, वो अपने कर्तव्य भी पालन कर रहे हैं। मतलब जिस सरकार को हम बनाए वो अपनी नीति बना तो रही है, वो नीति का क्रियान्वयन करिए, उन्हें प्रशासन करिए, प्रशासन चलाइए, प्रशासन का संचालन करेगी। तो प्रशासन हमारे पूरे देश में कहाँ का प्रशासन का संचालन होता है सर? सबसे पहले तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर केंद्र स्तर पर सबसे पहला संचालन होता है। केंद्र को आप संघ बोलते हैं तो लीजिए भैया भाग 5 में आ जाएगा संघ सरकार, यानी कि केंद्र सरकार। केंद्र स्तर का आप देख लीजिए सबसे बड़ी सरकार है। उसके बाद दूसरी सरकार कौन बड़ी होती है? हर राज्य की सरकार बड़ी होती है, तो भाग 6 राज्य सरकार, संघ सरकार, राज्य सरकार। ठीक, लीजिए भाग 7, भाग स से 7 है, स से समाप्त हो गया है, निरसित हो गया है ना, समाप्त हो गया है, निरसित हो गया है, तो हट गया है अब ये, तो इसको छोड़ देते हैं। हट गया तो कोई मतलब ही नहीं, सब क्वेश्चन ही नहीं आने वाला, समझना भी नहीं। भाग 8 आता है भाई केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार सबसे बड़ी, फिर राज्य स्तर पे उसके राज्य स्तर सरकार सबसे बड़ी, उसके बाद कौन सी सरकार है भैया बड़े में? अरे भाई केंद्र सरकार खत्म, राज्य सरकार खत्म, अब बचा कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार। इसलिए भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार। ऐसे ही बना है दोस्तों, इसी सीक्वेंस से जमा है, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार। अब केंद्र शासित प्रदेश की सरकार खत्म, केंद्र की सरकार खत्म, राज्य की सरकार खत्म, केंद्र शासित प्रदेश का सरकार खत्म, तो अब कौन सी सरकार बची है आपकी? अरे भैया आपके आसपास कौन सी सरकार दिखती है? अगर आप गांव में है तो पंचायत दिखती है, शहर में तो नगर निकाय दिखती है। इसलिए गांव में है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में, इसलिए पंचायत दिखती है, पंचायती सरकार। और शहर में दिखता है नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है ना। हाँ भाई भाग 10 में जब इसको भी छोड़ के भाग 10 में आते हैं तो कौन दिखती है? हाँ सर हमें भाग 10 में दिखती है कौन? अरे भैया कुछ अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है जहाँ का प्रशासन वो खुद चलाते हैं। हाँ सर कुछ जनजाति क्षेत्र होते हैं जहाँ वो अपने हिसाब से अपना प्रशासन चलाते हैं, सरकार वहाँ हस्तक्षेप नहीं करती, तो भाग 10 में इसलिए वही आएगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। क्लियर हो गई बातें? चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका अनुच्छेद लिख देते हैं अब। 51 का क्या था? 51 का होना चाहिए सर 52। 51 में 52 आता है ना? हाँ सर 52 आता है। मगर 51 में तेरे पीछे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेगा तो ले लिख लिया तेरे को मैं, और सामने लगा दिया 1, तो 52 से 151। ठीक है, हो गया संघ सरकार। संघ सरकार 52 से 151। फिर आगे राज्य सरकार है ना। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, कोई आया है, देख लेते हैं। चलिए भाई तो फिर कंटिन्यू करते हैं। वो पिज्जा पार्टी हो रहा था इसलिए से बुलाया गया था, है ना। चलिए तो पिज्जा पार्टी हो रही थी, पिज्जा आई थी ऑफिस में भी, उसलिए सब बुला रहे थे खाने पीने के लिए। चलिए फिर आज क्लास कंप्लीट करते हैं पहले। ठीक है, तो हाँ सर समझ गए आप। संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151 तक। केंद्र सरकार कहाँ जाएगा सर? संघ सरकार के बाद राज्य सरकार। सर 151 में 152 आता है तो 152 लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 151 में 152 ही आता है, दिक्कत है नहीं। अभी क्या बोलेंगे? 2 3 7, जितने भी तुम 2 3 भाई हो सब साथ में मिलके रहो। जितने भी राज्य में 2 3 राज्य है सब साथ मिलके रहो। जो भी राज्य है 2 3 राज्य सब साथ मिलके रहो, तो 2 3 7 237। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार। 237 के बाद अनुच्छेद 238 आएगा, 238 से 238 आएगा, तो भैया तो समाप्त हो गया है भाग 7 का। अनुच्छेद 238 समाप्त हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश का आएगा 238 का 239 आता है, तो 239 से 242 तक। और आगे पंचायत और नगरीय निकाय, तो इसका लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 243 से 243 ओ, पूरा 243 ही चलेगा ना, ओ और नीचे आपका आएगा 243, ओ के बाद आता है पी, तो 243 का 243 ही रहेगा, मगर पी से 243
ABCDP के बाद जेड, जेड पाता है, जेड जेड खत्म, और जेड में भी जी तक, जी तक। तो आ गया भाई यहाँ तक खत्म। ठीक, चलिए तो इस तरीके से आपको आज मैं यहाँ तक भाग लगभग 9 का तक दिखा रहा है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब इसी की एक झलक मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। तो आज याद रखने की टेक्निक ट्रिक भी बता दी, ऐसे करके याद रखिए आप। ठीक, चलिए तो एक बार आपको जब मैं पूरा लिख दिया तो इसको आपको मैं स्लाइड में पूरा एक झलक दिखा देता हूँ ताकि आपका काम बन जाए। भाग 1, संविधान का भाग 1, संघ राज्य और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2, उस क्षेत्र में रहने वाले वहां के नागरिक, अनुच्छेद 4 का आता है 5, 5 से 11 तक। भाग 3, उस नागरिकों को कुछ मूल अधिकार मिलना चाहिए, तो मूलभूत अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, तो उसके 36 से 35, 36, 36 से 51 तक। फिर 4 के बाद 4A, मूल कर्तव्य। देखिए मूल अधिकार था, फिर ये मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 से 51A, क्योंकि भाग 4 से बना 4A, तो 51 से बना 51A। भाग 5, केंद्र सरकार, भाग 6, राज्य सरकार, तो भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकार। 52 से 151, 152 से 237 राज्य सरकार, तो 2-3 राज्य, 2-3 राज्य साथ मिलकर रहो। क्लियर हो गई बातें। चलिए पहला स्लाइड कंप्लीट। दूसरे स्लाइड पे आते हैं। भाग 7, निरसित या समाप्त हो गया। आपको बताया था स से भाग 7, भाग स से 7, स से 7 संविधान संशोधन, स से 7 856 द्वारा अनुच्छेद 238 समाप्त हो चुका है। भाग 8, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भाग 5, भाग 6 केंद्र सरकार राज्य सरकार के बाद भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश की सरकार 239 से 242 तक। भाग 9 और 9A, पंचायती राज की सरकार, नगरीय निकाय की सरकार 243 से 243O, 243P से ZG तक। तो भाग 10 आपका जो बचा था दोस्तों, जो मैं बोल रहा था, कुछ अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन वो खुद संभालते हैं। तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 से 44 से 44A है, 44 ही है। जैसे यहाँ 43 वैसे यहाँ 44 ही है। फिर भाग 11 कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भाई आपस में टकराव होते रहते हैं, इसलिए केंद्र राज्य सरकार को आपस में मिलकर रखना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार संबंध बना लीजिए, तो केंद्र और राज्य के बीच आपसी संबंध। तो भाग 11, एक और एक मिलकर 11 बना ना, एक केंद्र एक राज्य मिलकर 11 बन गया, इसलिए भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध हो गया, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12, अरे भैया मेरे तो वित्त के संपत्ति के संविदाओं के 12 बज गए। अरे भैया 12 बज गए मेरे वित्त के संपत्ति के संविदाओं के वाद के मेरे 12 बज गए। तो भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं 12, अनुच्छेद 63 में 264 से 300A तक। तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके, मूलभूत अधिकार से हटा के आपके विधिक अधिकार 300A में डाला गया है भाग 12 में। भाग 13 क्या, और भाई तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, तेरा व्यापार, तेरा वाणिज्य, तेरा समागम कैसा चल रहा है भाई। तेरा व्यापार वाणिज्य समागम कैसा चल रहा है हमारे भारत में, हमारे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर। तो भाई 13 व्यापार वाणिज्य समागम मस्त चल रहा है। और व्यापार सगुन का काम, इसलिए सगुन का 301 रुपया से 307 रुपया। क्या हो गया, यस। भाग आ गया भैया, कौन भाग आ गया आपका, भाग 13 के बाद आ गया भाग 14 है भैया संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या हाँ बोलेंगे आपको मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं भैया, मेरे तो जब चांदी है, मेरे कैसे चांदी है, अगर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ में या राज्य सरकार ने कि राज्य में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसके अधीन सेवाएं मिल जाए, तो मेरी तो चांदी च से च से भाग 14, च से चांदी च से 14। कब जब आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, या तो संघ की या राज्य की अधीन आपको सेवाएं मिल जाए, मतलब केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, और आपको नौकरी मिल जाए तो 6 से 14 आपकी चांदी हो जाएगी। तो अनुच्छेद 308 से 323 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। दूसरा स्लाइड भी आपका कंप्लीट। देखिए पूरे 22 भाग को आप कैसे फटाफट याद कर रहे हैं। अगर आप कॉमन सेंस से चलेंगे तो सब याद हो जाएगा आपको, है ना। आ जाते हैं तीसरे स्लाइड पे। तीसरे स्लाइड पे मैं पूरा याद करने नहीं बोलता हूँ आपको, मैं बोलता हूँ सिर्फ केवल भाग 15 याद रखिए, भाग 17 याद रखिए, भाग 18 याद रखिए, भाग 20 याद रखिए, बस 15, 17, 18 और 20। भाग 15 में निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन,
भाग 17 में आपका राजभाषा, भाग 18 में आपातकाल, अ से 18 अ से आपातकाल, भाग 20 में संविधान संशोधन। क्लियर। भाग 15 में निर्वाचन, जिसका अनुच्छेद 324 से 329 ए, 324 से 329 ए। राजभाषा, राजभाषा 343 से 351, 343 से 351। आपातकाल 352 से 360, है ना, 352 से 360। संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368, संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368। क्लियर हो गई बात? यस। तो तीनों को याद, ये चारों याद रखिए इधर तरफ बस। निर्वाचन भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 से, भाग 17 राजभाषा 300 आपके 43 से 351, भाग 18 आपका 352 से 360, भाग 20 संविधान संशोधन 368। क्लियर। तो इतने आप याद रखेंगे तो भैया लगभग आपका 22 भाग में जो मेन भाग है सारे आपको याद हो गए। तो इसी को याद रखिए, इनसे कुछ से क्वेश्चन बनता है जो कॉमन सेंस से आपका बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं, है ना। तो चलिए यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तो पिज्ज़ा भी खाना है अरे मेरे को ऐसे कोई ज़्यादा किक नहीं मिलता है पिज्ज़ा से। मेरे को लिट्टी चोखा से, दाल बाटी से, मतलब मेरे को ट्रेडिशनल खाने से बहुत ज़्यादा किक मिलता है। कोई बोले कि आइए हम आपके लिए घर का दही का लस्सी, घर का घी खिलाते हैं, घर का लस्सी पिलाते हैं, घर का आपको दूध का बना हुआ कोई चीज़ खिलाते हैं, तो मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा किक मिलता है। कोई बोले मेरे को आपको मक्के की रोटी सरसों का साग खिलाएंगे, मतलब मेरे को ट्रेडिशनल चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। खाने पीने में ट्रेडिशनल चीज़ बहुत अच्छा लगता है मेरे को, है ना। कि राजस्थान का दाल बाटी, ठीक है, आपके भाई पंजाब का वैसा मक्के की रोटी सरसों का साग, गुजरात का अपना फाफड़ा वाफड़ा, घाघरा वगैरह जो भी है, घाघरा नु चोली बिहार का अपना लिट्टी चोखा, इस तरीके से। तो मेरे को ट्रेडिशनल खाना बहुत अट्रैक्ट करता है। मगर सब चीज़ खाना है, जीवन और क्या रखा है ना। सब चीज़ खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हमें हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।